चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत यूरोपीय रिश्ता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। ये इसके पृष्ठभूमि के बारे में पहले जानते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही, लेकिन एक पर्टिकुलर देश से था इसका संबंध। लेकिन अब क्या पर्टिकुलर देश ना होके पूरे एक संघ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अब इसमें सबसे पहले है भारतीय यूरोपीय संघ का जो संबंध है उसके साथ में 1960 के दशक से हुआ 2004। इन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में दर्जा मिला। इससे पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं थे, डायरेक्ट आदान प्रदान होता था जो कस्टम ड्यूटी वगैरह चलती थी उसके ऊपर। यूरोपीय यूनियन, इसमें 27 देश हैं, पूरा कोई एक देश नहीं है, सारे देशों का प्रतिनिधित्व सारे देश मिलके करते हैं। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर जो वहाँ पे हो सकता है व्यापार, अगर जो समझौता हो जाए तो व्यापार उनको एक नई एरिया मिल जाएगी, नया क्षेत्र मिल जाएगा, उसके ऊपर वो व्यापार कर सकते हैं। बड़ा निवेशक अमीर लोग हैं अपने यहाँ भारत में निवेश करके काफ़ी हम लोगों को रोजगार वगैरह दे सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं क्या होता है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। भाई एफटीए होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एफटीए आसान शब्दों में हम समझते हैं कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी समझौता हो, अगर जो उसमें कोई किसी भी प्रकार का बचत ना हो या किसी भी प्रकार का हमको सहायता ना मिले एक दूसरे से, तो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसमें एग्रीमेंट क्या है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगने वाला जो टैरिफ है उसको या तो कम करेंगे या तो बिल्कुल जीरो कर देंगे। जीरो, इससे व्यापार आसान बन ही जाएगा। सेवाओं का निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। भाई उद्देश्य इस एफटीए का उद्देश्य ही क्या है, व्यापार का बढ़ना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। हमारा सहयोग जो आर्थिक होगा, हमको जो जरूरत होगी सामान की वहां से मिल जाएगा, उनको जो जरूरत होगी हमको मिल जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ हमारा फेरी लगेगा, जो हम जहाँ से कैरी करके लेके जाते हैं, बस वही जो कुछ भी खर्चा लगे, ना वहाँ की कस्टम ड्यूटी लगेगी ना हमारे यहाँ की उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो व्यापार सुगम हो जाएगा। फिर आवश्यकता पड़ी क्यों, थर्ड पॉइंट है आवश्यकता पड़ी क्यों। भारत के बड़े बाजार तक आसान पहुंच चाहिए। तो भाई यूरोप जो है, सारे देशों को एक साथ मिला लिया जाए तो बहुत बड़ा बाजार हो ही जाएगा। और फिर वो क्या है, हमारे यहाँ की करेंसी से उनका करेंसी जो है हाई है, तो अगर जो हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो श्योर है हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। ईयू, अब ईयू को क्या ज़रूरत है। ईयू, भाई कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर जो उसको ज़्यादा उपभोक्ता मिलेंगे, कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अच्छा, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हैं। तो जब उपभोक्ता ज़्यादा हैं तो श्योर है कि हर देश, हर कंपनी इंडिया में अपने पाँव पसारना चाहेगी कि हम आए, हमारा प्रॉफिट हो, हम यहाँ पे बढ़ें और आगे ये चलता रहे। तो इसके चक्कर में ये अपना, इनका ये लालच है और भारत का लालच है कि उनको एक नया बाजार, बड़ा सा नया बाजार मिल जाएगा। फिर क्या है भारत ईयू, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो ये किस आधार पे हुआ है, मतलब इसमें किस चीज़ का ट्रेड किया जाएगा। इसमें सबसे पहले है ट्रेड इन गुड्स, तो ये तो ज़्यादातर व्यापार में होता है। टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंजीनियरिंग, तो ये चीज़ें देखिए भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब ये अगर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, तो हमारा ये है कि हम उत्पादन और बढ़ा देंगे, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। फिर इसी में है इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से भारतीय सामान सस्ता प्रतिस्पर्धी बनेगा। हमको अगर जो पूरे विश्व में फैलना है, ठीक है, किसी एक भी देश पर निर्भर नहीं होना है या सारे देशों के जो सामान हैं उसको क्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना है कि हम उनके बराबरी
या क्वालिटी में या फिर मतलब उसके जो मजबूती है उसमें टिके, तो व्यापार मतलब इस जो इम्पोर्ट ड्यूटी है कम होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, वैसे नहीं होगा। फिर क्या है, सेवाओं का व्यापार। सेवाओं का व्यापार तो कई सालों से या बहुत से देशों के साथ में हमारा चल भी रहा है। सेवाएं जैसे एरोस्पेस, मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये कई सेवाएं इसमें चल रही हैं। आईटी सेक्टर की भी सेवाएं चल रही हैं, डिजिटल सेवाएं भी चल रही, प्रोफेशनल आवाजाही ये तो चलेगी। प्रोफेशनल आवाजाही में जैसे हमको डॉक्टर की ज़रूरत है किसी, और हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंजीनियर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जो हमको ज़रूरत है उनके कल पुर्जे, या हमने कोई सामान उनसे मंगवाया और वो सामान बिगड़ रहा है, तो इंजीनियर्स भी वहाँ आ जाएंगे। निवेश संरक्षण। निवेश संरक्षण क्या है, यदि हम किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं और उसका कोई एक गारंटी ना हो कि ये निवेश चलेगा ज़्यादा दिन, या उसके बाहरी जो थ्रेट हैं वो परेशान करने लगेंगे, तो निवेश संरक्षण के ऊपर ये दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, चाहे वो यूरोप का हो या फिर इंडिया का हो। और डिजिटल ट्रेड, कॉपीराइट, डेटा सुरक्षा, ये आईटी सेक्टर में आएगा। आईटी सेक्टर में मतलब एक दूसरे की जो गोपनीयता है उसको बरकरार रखना और उसको शेयर ना करना, उसको सुरक्षित रखना, इसकी जिम्मेदारी है। इनोवेशन का मतलब भाई नई नई चीज़ों की खोज करना, रिसर्च करना, उस पर काम करना, तो ये दोनों देश एक साथ में बढ़ के कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, श्रमिक अधिकार और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी। तो पर्यावरण सुरक्षा मतलब पर्यावरण जो है उसके दायरे में रह के ये सब काम किए जाएंगे। फिर क्या है, भारत के लिए एफटीए का महत्व। हाँ, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है भारत के लिए एफटीए का महत्व का। भाई भारत जो एफटीए है उसके ऊपर एग्रीमेंट भारत ने क्यों किया, तो भाई इसमें सीधी चीज है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एमएसएमई इसको फायदा आएगा। ठीक, एमएसएमई एक संस्था बनाई गई है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि लोन अप्रूव किया जाता है उद्यमियों के लिए, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह। फिर मेक इन इंडिया को मजबूती होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल वैल्यू चेन जो भारत में बढ़ती दिखेगी, अभी भी बढ़ रही है, वो चेन बढ़ती दिखेगी। ईयू के लिए महत्व। अब भारत के साथ में ईयू भाई क्यों अपना चाहता है, उसका क्या लालच है, क्या चाहता है मतलब भारत से, तो उसका क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है भाई। जीडीपी भारत की चौथे पे पहुंच गई है, इसके बाद तीसरे पे पहुंचेगी, धीरे 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 चलता रहेगा। फिर तीसरी चीज़ क्या है, एशिया में मजबूत भागीदारी। भारत की मजबूत भागीदारी है, मतलब एक मजबूत देश है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व कर ली जाएंगी। जैसे चुनौतियां हो गई। चुनौतियां क्या है, कृषि क्षेत्र की सुरक्षा, डेटा लोकलाइजेशन, पर्यावरण मानक, टैरिफ संतुलन। तो हम कृषि क्षेत्र की सुरक्षा क्या करते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जमीन कम है, उनके पास जनसंख्या कम है, जमीन ज़्यादा है। अगर जो वही व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके पास 100 एकड़ है या 100 बीघा मान लीजिए, भारत के बड़े किसान की बराबरी कर रहा है जो वहाँ का छोटा किसान है, तो वो उसकी उपज जब ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। और हमारे यहाँ धीरे 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 किसान जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो कम कीमत पे हमारे यहाँ मिलेगा। धीरे धीरे हमारे यहाँ के किसान हतोत्साहित होने लगेंगे। हतोत्साहित होने के बाद में उनको क्या, वो अपना फसल उगाना, वो फसल उगाना बंद कर देंगे, जैसे अंग्रेजों के समय में हुआ था। तो ये एक चुनौती है। डेटा लोकलाइजेशन मतलब उनका जो डेटा है लोकलाइजेशन के बारे में, पर्यावरण मानक, वहाँ के मानक अलग होंगे, यहाँ के मानक अलग होंगे। टैरिफ संतुलन, हर सामान का टैरिफ जो होगा उस पर अलग लगाया जाता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये भी अभी 2026 में आया है। पृष्ठभूमि पहले नियम। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, वेस्ट से तो समझते ही होंगे क्या, कूड़ा कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। अब कूड़ा अलग अलग नहीं
या ज़्यादातर लैंडफिल भरते जा रहे थे, प्रदूषण बढ़ रहा था। तो भाई इसका सबसे मेन कारण ये क्यों बनाया गया, मैनेजमेंट रूल क्यों बनाया गया, क्योंकि जितनी भी सरकार गड्ढे बनवाती थी धीरे धीरे कचरे की वजह से बढ़ते जा रहे थे। तो इन्होंने 2026 में नया नियम संशोधित करके लागू किया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमको जानना है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जितना भी सूखा कचरा है, गीला कचरा है, या फिर अजाडियस का कचरा है जो ज्यादा खतरनाक होता है, वो कचरा, तो वो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं? तो सॉलिड मैनेजमेंट के मुख्य प्रावधान है, अनिवार्य नागरिक को अलग अलग कचरा करना होगा। मतलब कोई किसी भी प्रकार का कचरा, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, गीला को गीले में डालेंगे, सूखे को सूखे में डालेंगे। उसमें प्लास्टिक, पेपर, खतरनाक बैटरी, सैनिटरी, जुर्माना, अर्बन लोकल बॉडीज, जिम्मेदार नगर निगम, पंचायत, डोर टू डोर, ये मतलब कलेक्ट करेंगे। लैंडफिल अंतिम विकल्प, जो लैंडफिल पहला विकल्प था हमारे में, इसको कर दिया गया है अंतिम विकल्प। फिर वेस्ट टू एनर्जी, अब दूसरी चीज है, कचड़े से हम कोई उपयोगी चीज बना लें, या फिर उससे हम ऐसी चीज बना लें जैसे बायोगैस हो गई, इसमें बायोगैस लिखा है, खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी। तो मतलब वेस्ट ज़्यादा फैलेगा नहीं, उसका हम रिसाइकिल करके फिर से उसकी नई चीज़ बना सकते हैं। मटेरियल, एक्सटेंडेड मटेरियल रिस्पॉन्सिबल, अब जो चीज़ मटेरियल जैसे कुर्सी है बराबर चल रही है तो अब फूट गई, उसको रिसाइकिल करके नई कुर्सी बना दी है, तो एक्सटेंडेड मटेरियल हम बनाते रहेंगे। ठीक है, कुछ कंपनियां हैं जो खासकर इसके जिम्मेदार हैं, तो उस पर कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना, या फिर पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल लागू। इसमें इसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में। मतलब उस पे नए उसके हिसाब से जो नियम लगेगा, वहीं कचरा फैलाने वालों पे जुर्माना होगा, जेल होगा, या फिर उनके जो फैक्ट्री बंद होगी, जैसा भी करना होगा, जो नियम में होगा वो उस नियम के अनुसार होगा। फिर क्या है, 4 नंबर, पर्यावरणीय महत्व जल और भूमि प्रदूषण कम, ग्रीन हाउस गैस में कमी, स्वच्छ शहर, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा। अब पर्यावरण को बढ़ावा, इसका सीधा है मतलब पर्यावरण को बढ़ावा, कि ऐसी चीजों को स्थापना की जाए, ऐसी चीजें चलाई जाए जिससे काफी लोग पर्यावरण को नुकसान ना हो और हम लोगों को लाभ मिले। फिर गवर्नेंस एंजल, केंद्र शासित राज्य और स्थानीय निकाय, डिजिटल निगरानी, नागरिक भागीदारी अनिवार्य। मतलब कोई भी सरकारी संस्था हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, या फिर सरकार के द्वारा कोई भी और अधिकृत संस्था हो, उनका निगरानी नागरिक, मतलब डिजिटल नागरिक, उनकी निगरानी, जो जैसे कैमरा वाला है सिस्टम जिसको बताए हैं थर्ड आइज, वो भी जरूरी है, उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, भारत यूरोपीय संघ, भारत यूरोपीय संघ ईयू संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा कब मिला? ये तो अभी मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था उसमें 2004, तो 2004 पे आप इसको टिक कर लीजिए। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसके क्या है बताइए। देखो, ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बढ़िया चीज है, मैंने बताया था, व्यापार की जो बाधाएं होती हैं कम करना और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सबसे मेन चीज यही है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत ईयू एफटीए के अंतर्गत शामिल है? कौन सा क्षेत्र? इसमें वस्तुओं का व्यापार ये भी है, सेवाओं का व्यापार ये भी है, निवेश संरक्षण ये भी है, मतलब तीनों उपरोक्त सभी
बताइएगा, तो मैं केवल MCQ का ही अगली बार से पेपर बनाऊंगा। मैं भी आपकी तरह पढ़ने वाला ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। भारत EU FTA से भारत के किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? तो भैया इसका उत्तर मैंने साथ में दे दिया है कि कोई भी क्षेत्र का अगर जो व्यापार होगा, कोई भी क्षेत्र का व्यापार होगा, अगर जो किसी से ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो सारे क्षेत्रों का व्यापार होगा और सबको बढ़ावा मिलेगा। EU भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो भैया भारत EU के लिए बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो EU का भारत भी बड़ा व्यापारिक साझेदार होना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। EU FTA में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या अर्थ है? सस्टेनेबल इसमें केवल औद्योगिक नहीं हो सकता, पर्यावरण, श्रमिक अधिकारों का संरक्षण हो सकता है, केवल व्यापार विस्तार नहीं हो सकता, सैन्य सहयोग केवल नहीं हो सकता। तो हमारा 6 का बी करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान, मतलब हमारा जो है कचरा भी निपट जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। केवल कचरा इकट्ठा करना नहीं है, सीधी चीज है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 के तहत कितने भागों में अलग करना अनिवार्य है? कचरे को 3 भागों में अलग करना अनिवार्य है। अब कौन कौन से कचरा? सॉलिड, लिक्विड एंड हजार्डियस, 3 कचरे। बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 9th नंबर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 का प्रमुख सिद्धांत। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो पोल्यूटर होगा, जो कचरा फैलाएगा, उसको पे करना पड़ेगा, ये सीधा इनका सिद्धांत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का संबंध किससे है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का संबंध किससे है बताइए? नगर निगम, आम नागरिक, उत्पाद बनाने वाली कंपनियां या पंचायत? तो भाई EPR प्रोड्यूसर का मतलब उत्पाद बनाने वाली कंपनियां। नगर निगम प्रोड्यूसर नहीं बनाता, प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनाता है, आम नागरिक नहीं बनाता है, पंचायत नहीं बनाती है। सीधी चीज C नंबर पे आप क्लियर करके उसको टिक कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।